हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षम। मैं हूं संदीपन, आपके क्लास 10 बोर्ड्स इंग्लिश प्रिपरेशन में आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका साथी। यहाँ शिक्षम में हम लोग कोशिश करेंगे हर लेसन को इन डेप्थ समझने का, हर टॉपिक को इन डेप्थ समझने का, ताकि हम लोग अपने क्लास 10 बोर्ड्स के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो बिना देरी के आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का लेसन रहेगा ए लेटर टू गॉड, जो कि है हमारा पहला चैप्टर, जिसको लिखा है जी.एल. फ्लुएंट्स ने। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेसन। तो before we start with our lesson, let us know a few things about the author of the story A Letter to God। इनका नाम था जी.एल. फ्लुएंट्स। उनका पूरा नाम था जॉर्जियो लोपेस फ्लुएंट्स। उनका जन्म हुआ था 1897 में एंड ही वाज डाइड बाय 1966। ही वाज a renowned Mexican novelist and short story writer। वो एक बहुत ही ज्यादा अपने जमाने के जाने माने मैक्सिकन नॉवलिस्ट थे, जो नॉवेल्स वगैरह, उपन्यास वगैरह लिखते थे, और शॉर्ट स्टोरीज लिखने में भी उनका बहुत नाम था। ही फोकस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स एंड रूरल कम्युनिटीज इन मैक्सिको। उन्होंने अपने स्टोरीज में उन कैरेक्टर्स को, उन कहानियों को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जो स्टोरीज जैसे कि रूरल कम्युनिटीज, गांव में रहने वाले जो लोग, उनका जो सोसाइटी होता था, है ना, जो पीजेंट्स होते थे, जो दूसरों के जमीन को काइंड ऑफ रेंट में लेके फसल उगाते थे, फिर अपने लैंडलॉर्ड के साथ, जो जमीन के मतलब जो मालिक होते थे, उनके साथ जो शेयर होता था वो करा करते थे अपने एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। His stories often explore themes like poverty, injustice, tradition and human decline। उनकी जो स्टोरीज हुआ करती थी वो ज्यादातर गरीबी, इनजस्टिस, अन्याय, सामाजिक अन्याय, संस्कृति, ट्रेडिशन वगैरह, और इंसान का जो हार ना मानने वाला जो एटीट्यूड है, जो उसका जो भाव जो है, उसके इर्द गिर्द भी उनकी स्टोरीज बहुत ज्यादा रिवॉल्व करती हुई हमको दिखती है। His simple yet powerful storytelling style reflects the lives of ordinary people with extraordinary faith। उनकी जो स्टोरीज थी वो बहुत ज्यादा सिंपल हुआ करती थी, और जिसकी वजह से बहुत साधारण लोग जो है स्टोरीज के साथ अपने आप को बहुत इजीली रिलेट कर सकते थे। और उनकी कहानी को कहने का जो स्टाइल जो हुआ करता था, जो शैली हुआ करती थी, बहुत इतनी ज्यादा सिंपलिस्टिक वे में वो अपने कहानी को एक्सप्लेन करा करते थे कि जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से लोगों को समझ में आता था, और लोग अपने आप को बहुत ज्यादा उसके साथ कनेक्ट महसूस करते थे। तो यहाँ पे स्टोरी शुरू करते हैं। तो द स्टोरी ओपन्स विथ ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोज हाउस विच स्टूड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम देयर वन कुड सी द वैली एंड द रिवर बिलो, ऑफरिंग ए ब्यूटीफुल व्यू। कहानी के शुरू में ही हमको दिखता है, हमको ये कहा जाता है, हमको पता चलता है लेंचो का जो घर है, लेंचो का जो घर है वो एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर, का जो घर है वो एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर हुआ करता था, और उसके घर के बगल से ही एक वैली था, है ना, ये पूरा वैली हमको दिख रहा है ना, और उसके घर के बगल से ही एक नदी बहती थी, है ना, और जिसकी वजह से सबको एक मतलब उसके घर के आसपास से अगर कोई नीचे देखेगा तो बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल एक सीनरी देखने को मिलता है। ठीक, उसके पास एक जमीन भी थी। यहाँ पे वो क्या करता था देखते हैं। द फील्ड वॉज फुल ऑफ कॉर्न प्लांट्स डॉटेड विथ फ्लावर्स विच गेव होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट दैट ईयर। उसके खुद के पास एक जमीन थी, है ना, ये जो जमीन है, उसके पास जो जमीन है, तो इस जमीन में उसने भुट्टे का खेती किया था, कॉर्न का खेती किया था, और उस साल पौधों में, कॉर्न के जो पौधे होते थे, जो उसके जो प्लांट्स थे, उसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर्स देखने को मिल रहे थे, जो प्रॉमिस कर रहा था कि इस साल एक अच्छा हार्वेस्ट उसको मिलेगा, एक अच्छा फसल का कटाई उसको मिलेगा, जिससे वो एक अच्छा पैसा इस साल कमाएगा। लेंचो, ए हार्डवर्किंग फार्मर, was looking at the sky hoping for rain which was badly needed for the crop। लेंचो एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग एक फार्मर था, जो सुबह से शाम तक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, मतलब हार्डवर्क करा करता था। और उस दिन, जिस दिन का मतलब बात चल रहा है, उस दिन वो सुबह से ही आसमान की तरफ देख रहा था, और बस ये होप कर रहा था थोड़ा सा बस बारिश हो जाए, थोड़ा सा थोड़े छींटे फूटे भी हो, मतलब छींटे भी अगर मिले तो भी बेहतर है, थोड़ा सा बस बारिश हो जाए, जिससे इस वजह से ये जो क्रॉप है थोड़े अच्छे तरीके से इस बार हो जाए, बस उसका यही एक इच्छा था, है ना।
At last, the rain came and Lencho was overjoyed watching the drops fall like silver coin. आखिरकार बारिश आई, है ना, और बारिश जब गिरने लगी, बारिश की जब बूंदें जब गिरने लगी, उन बूंदों को लेंचो ने सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर करना शुरू किया। क्यों कंपेयर करना शुरू किया? ये एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब जिन चीजों का आपस में जनरली कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपेरिजन में हम उनका मदद ले सकते हैं। यहाँ पे कैसा मेटाफर है सिल्वर कॉइन और ये रेनफॉल, रेन ड्रॉप्स। हाँ, तो ये रेन ड्रॉप्स ये रिजेंबल करता है, ये चीज को समझाता है कि जब बारिश होगा, है ना, जब बारिश होगा तो फसल अच्छी होंगी, और फसल अगर अच्छी होंगी तो वो अच्छे दामों में फसल को बेच सकेगा और जिससे वो अच्छे पैसे कमा पाएगा। उसी को सिल्वर कॉइन के साथ कंपेयर करा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन आगे चलते क्या हुआ? हाँ, बट सून द प्लीजेंट रेन टर्न्ड इनटू ए वायलेंट हेलस्टॉर्म। लेकिन लेंचो का जो खुशी था वो ज्यादा देर तक रुका नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द hillside and the cornfield on the whole valley। लेकिन उसका खुशी जो ज्यादा देर तक रुका नहीं, क्योंकि बारिश ने ओलों का रूप ले लिया था। ओले मतलब जब आसमान पे बर्फ के गोले गिरते हैं बारिश के साथ, ठीक उसको कहा जाता है हेल। तो क्या हुआ? तो जब हेल जब गिरने लगी तो उसके घर, उसका जो गार्डन था घर के सामने, पूरा पहाड़ी, पूरा वैली और उसके पूरे खेत के ऊपर ओले गिरने लगे, और जो नेक्स्ट 1 घंटे तक ऐसे गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और आखिरकार जब बारिश जब रुका, जब ओले गिरना बंद हुए, when finally the hail stopped, when the hail stopped, it was felt like it was seen that the entire जो वैली जो था, एंटायर जो उसका जो फील्ड जो था, ऐसा लग रहा था जैसे उस मतलब पूरे आसपास के इलाके को किसी ने सॉल्ट से, नमक से जैसे ढक दिया हो, पूरा सफेद सफेद हो गया था। ठीक, इट हैड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स कंप्लीटली। और जिसके वजह से लेंचो का जो पूरे साल का जो मेहनत था, उसका जो पूरा फसल था, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। ठीक, द फील्ड वॉज लेफ्ट देयर एंड लेंचोज ऑल होप फॉर दैट ईयर हार्वेस्ट वॉज गॉन। और आखिरकार उसका जो पूरा खेत था, जो पूरा जमीन था, वो पूरा बंजर हो गया, क्योंकि उसमें कुछ बाकी नहीं था, और उसके पूरे साल भर का जो मेहनत था वो पूरा बर्बाद हो गया। आगे चलते हैं। लेंचो क्लेम दैट इवन ए प्लाग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, बट द स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। लेंचो ये कह रहा था कि टिड्डे जो होते हैं, कीड़े, ये एक तरीके के कीड़े ऐसे होते हैं जो पूरे झुंड में हमला करते हैं खेतों में और पूरे फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचो ये कह रहा था कि एक प्लाक ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डों का जो पूरा झुंड भी अगर अटैक किया होता तो भी शायद कुछ ना कुछ हमारे लिए ये लोग छोड़ जाते, है ना। लेकिन इस हेल ने, इस बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दो हार्ट ब्रोकन ही डिड नॉट लूज होप। वो पूरा उसका मतलब वो अंदर से पूरा टूट चुका था, उसका पूरा दिल उसका पूरा टूट चुका था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी, उसने आशा नहीं खोया, होप नहीं खोया उसने। A man of unwavering faith in God, Lancho firmly believed that divine help would arrive in that time of need। आखिरकार उसने ये कहा कि मुझे अपने ईश्वर पे भरोसा है, ठीक है, और मैं विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरे ईश्वर मुझे इस विपदा के समय, मेरे इस नीड के समय, मेरे इस जरूरत के समय मुझे जरूरत नहीं, मदद करेंगे। विद द बिलीव ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड। और इस विश्वास के साथ लेंचो ने क्या किया, तो उसने सोचा कि मैं ईश्वर के नाम एक चिट्ठी लिखूंगा, और उसने फिर कागज और कलम उठाया और ईश्वर के नाम उसने चिट्ठी लिखा। उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया उसने कि कैसे उसने पूरा फसल लगाया था, पूरा साल भर उसने मेहनत किया, उसको अच्छा एक्सपेक्टेशंस भी था, होप भी था इस साल के अच्छा फसल होगा करके। लेकिन हेल ने, बारिश ने, ओलों ने
उसके ओलों के बारिश ने उसके पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। ठीक, तो वो कहता है to write with that belief he decided to write a letter asking for 100 pesos to support his family and to sow his field once again। और इसी विश्वास के साथ उसने भगवान के नाम, ईश्वर के नाम चिट्ठी लिखा और इस चिट्ठी में उसने सारे कुछ एक्सप्लेन किया और ईश्वर के पास तो पैसों क्या होता है, पैसो ये लैटिन अमेरिकन जितने भी कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ये कहाँ पे आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज आते हैं, लैटिन अमेरिकन बहुत से कंट्रीज हैं, जैसे कि कोलंबिया है, फिर मैक्सिको है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। उसमें से कंट्री है मैक्सिको के ही राइटर हैं हमारे जीएल क्वेंस। तो उन्होंने मैक्सिको देश के ही स्टोरीज को उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने लिखा है ऐसे स्टोरीज बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने पैसों का भी उल्लेख किया है, पैसों जो करेंसी है वहाँ का, उसका उन्होंने मेंशन करा है। तो पैसों क्या है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के करेंसी होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में INR, इंडियन नेशनल रुपीज, रुपी, तो वैसे ही पैसों होता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलने वाला करेंसी। ठीक है, तो उसने 100 पैसों का डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया, ताकि वो अपने परिवार को खिला सके और अपने खेत में फिर से फसल बो सके, लगा सके। और जब तक ना फसल फिर से कटने के लिए तैयार हो, उस समय तक वो अपने परिवार का भरण पोषण, परिवार को खिला पिला सके, उसके लिए उसने 100 पैसों मांगे। फिर लेंचो राइट्स अ लेटर विथ फुल सिंसियरिटी एंड एड्रेसेस इट सिंपली टू गॉड। उसने पूरे विश्वास के साथ, पूरे निष्ठा के साथ ईश्वर के नाम पर चिट्ठी लिखा और चिट्ठी के जो मतलब चिट्ठी में जो एड्रेस लिखा, जिस मतलब जहां ये चिट्ठी पहुंचना था वहां पे उसने कुछ नहीं लिखा, बस लिखा टू गॉड। और ये लिखकर उसने क्या किया, चिट्ठी को पोस्ट बॉक्स में डाल दी। He walks to the post office and drops the letter in the mailbox, post box, believing that it will surely reach God। और उसको ये भी विश्वास था, पूरा विश्वास था कि ये जो चिट्ठी जो है ये ईश्वर के पास तो पहुंचेगा। The postman laughs at the writer of the letter and shows it to the postmaster। लेंचो लेटर को पोस्ट बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल के चला जाता है। फिर पोस्टमैन आता है सारी चिट्ठियों को निकालने के लिए, है ना, सारी चिट्ठियों को निकालने के लिए, ताकि उसको जो छांट के अलग कर सके कि कौन सा चिट्ठी कहाँ जाएगा, है ना, अलग अलग कर सके। तो पोस्टमैन ने जब सारी चिट्ठियां उठाई तो लेंचो का जो चिट्ठी था उसने वो भी देखा और वो चिट्ठी देखकर उसको बड़ी हंसी आई। क्यों, वहां पे कुछ एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, बस क्या लिखा है, टू गॉड। तो ये देखकर उसको बड़ा हंसी आया और फिर उस चिट्ठी को लेकर वो पोस्टमास्टर के पास गया। द पोस्टमास्टर, एन एमिएबल पर्सन, वाज टच्ड बाय लेंचोस अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। जो पोस्टमास्टर जो था, पोस्टमास्टर वो एक बहुत ही भले इंसान थे, बहुत ही एक अच्छे मन के इंसान थे। तो उन्होंने जब लेंचो का ये जब चिट्ठी देखा तो वो बहुत ज्यादा वो इमोशनली टच हो गए उस चिट्ठी को लेकर, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि एक इंसान का ये कैसा अटूट विश्वास हो सकता है भगवान के ऊपर कि भगवान के नाम पे भी उसने चिट्ठी लिखा है। To uphold Lancho's unflinching faith in God, the compassionate postmaster decided to respond to his letter। तो डेफिनेटली एक क्यूरियोसिटी तो रहेगा ही, तो उन्होंने चिट्ठी खोला, चिट्ठी पढ़ा और चिट्ठी पढ़ने के बाद जब लेंचो के पूरे परिस्थिति का, पूरे कंडीशन का, पूरी सिचुएशन का उनको जब अंदाजा लगा तो पोस्ट मास्टर ने ये कहा, ये सोचा कि इस आदमी के विश्वास को टूटने नहीं दिया जा सकता, है ना, हमको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन उनको यह भी पता था कि बस जवाब देना, एक कागज और कलम लेकर जवाब देना ये सफिशिएंट नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग दैट mere words would not suffice, he took it upon himself to raise money, contributing from his own salary and seeking help from the colleagues and friends in the name of charity। तो आखिरकार उसने क्या किया, उसने खुद से इनिशिएटिव लिया, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया फंड रेज करने का। जो 100 पैसों का जरूरत जो भी था लेंचो का, उसने डिसाइड किया ये पैसे मैं रेज करूंगा, ये पैसे मैं फंड रेज करूंगा।
तो फिर उसने क्या किया, अपने सैलरी में से कुछ पोर्शन उसने कंट्रीब्यूट किए, अपने दोस्तों से थोड़े पैसे रेज किए, उसके पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे उनको कहकर उनसे भी मतलब कुछ पैसे उन्होंने रेज किए, और सब कुछ मिला के कुछ पैसे उन्होंने रेज किए, और मतलब एक दान के हिसाब से, चैरिटी के हिसाब से उन्होंने सारे पैसे रेज किए। दो ही कुड नॉट कलेक्ट द फुल 100 pesos, ही मैनेज टू गैदर ए लिटिल मोर देन हाफ। लेकिन वो जो भी पैसे उन्होंने कलेक्ट किए थे, जो भी पैसे उन्होंने रेज किए थे, वो 100 पैसो पूरे 100%, 100 पैसो कलेक्ट नहीं हो पाए। वो 50% से ज्यादा थोड़े, मतलब थोड़े 50% थोड़े ज्यादा, मतलब 50 पैसों से थोड़े ज्यादा उन्होंने रेज किए। और उन्होंने क्या किया, ही सेंड द मनी इन एन एनवेलप साइनिंग द लेटर सिंपली एज गॉड टू कीप लैंचोसफिली। उन्होंने क्या किया, वो जितने भी पैसे उन्होंने कलेक्ट किए थे, वो सारे पैसे उन्होंने एक एनवेलप में डाले, और एनवेलप में एक चिट्ठी डाला। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कुछ नहीं, पोस्टमास्टर ने लिखा कुछ नहीं, बस लिखा गॉड, ताकि लैंचो को ये विश्वास रहे कि ये जो सहायता, ये जो हेल्प, ये जो पैसे जो उसके पास तक पहुंचे हैं, ये ईश्वर के हाथों ही उसके पास पहुंचे, ईश्वर ने ही भेजे हैं। ठीक। द नेक्स्ट संडे लेंचो अराइव्ड एट द पोस्ट ऑफिस अर्लियर देन यूजुअल टू चेक फॉर रिप्लाई। तो क्या हुआ, अगले संडे लेंचो बहुत जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। जनरली वो जिस टाइम पे पहुंचता था, मतलब खबर, मतलब पूछने के लिए कि मेरा चिट्ठी आया कि नहीं आया, है ना, तो वो जानने के लिए वो थोड़ा जल्दी पहुंच गया। द पोस्टमैन गेव हिम द लेटर एंड द पोस्ट मास्टर वॉच विथ सेटिस्फैक्शन प्लीज्ड विथ हिज एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो लेंचो जब पहुंचा अपने चिट्ठी को लेने के लिए, पोस्टमैन ने उसके हाथों अपना चिट्ठी, उसका जो चिट्ठी था वो उसने हैंड ओवर कर दिया, है ना। और पोस्टमास्टर जो थे वो कहीं से छुप के ये देख रहे थे कि लेंचो क्या करता है, लेंचो कैसा रिएक्शन देता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, मतलब उसके एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा था कि वो जरा भी सरप्राइज नहीं है कि ये पैसे उस तक पहुंचे हैं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा, आत्मविश्वास उसका इतना ज्यादा हाई था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने ये पैसे सारे गिने, एनवेलप खोल के जब पैसे उसने गिने, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉट कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसको ये विश्वास था, डेफिनेटली आएगा कि उसको ये था कि ईश्वर के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो मुझे मना ही क्यों करेंगे और मुझे कम भी क्यों भेजेंगे, है ना। तो भगवान मुझे कम पैसे भेज सकते हैं, इसका उसको विश्वास है ना। आफ्टर रिसीविंग ओनली 70 pesos, हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बस 50 पैसों ही, मतलब 50% से थोड़े ज्यादा पैसे ही वो लोग कलेक्ट कर सके थे, रेज कर सके थे, और उन्होंने भेजा था। और वो कितने थे? 70 पैसों। काउंट करने के बाद लेंचो को जब पता चला ये बस 70 पैसों है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। लेंचो आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड बिगैन राइटिंग अ लेटर गॉड विथ ग्रेट एफर्ट। फिर क्या हुआ, लेंचो ने उसी समय पोस्ट ऑफिस से ही इंक और पेपर लिया, और उसने डिसाइड किया मैं दूसरा चिट्ठी लिखूंगा भगवान के नाम। आफ्टर फिनिशिंग ही बॉट ए स्टैम्प, पेस्टेड इट ऑन द envelope and posted the letter with firm determination, है ना। उसने अपना चिट्ठी खत्म करने का, लिखना खत्म करने के बाद क्या किया, एक छोटा सा पोस्टल स्टैम्प खरीदा, है ना, एक पोस्टल स्टैम्प खरीदा और उसको चिट्ठी के ऊपर स्टैम्प किया, मतलब लगाया, है ना। उसको एक एनवेलप में डाला और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, डाल के वो चला गया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। चिट्ठी ड्रॉप करके जैसे ही लेंचो पोस्ट ऑफिस से गया, पोस्टमैन भागते भागते आए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, है ना, उनको एक्सपेक्टेशंस था, कुछ शायद लेंचो ने कुछ अच्छा लिखा होगा, कुछ थैंकिंग जेस्चर, कुछ एप्रिसिएशन, ईश्वर के नाम ही लिखा होगा, लेकिन उनको खुद को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनके अंदर से रहेगा कि हाँ, मैंने ऐसे मदद किया था और मुझे ऐसा एप्रिसिएशन मिला, जैसे कि नॉर्मली होता है इंसानों में, है ना। और उन्होंने जाके वो चिट्ठी उठाया और वो पढ़ने लगे। In the letter, Lancho thanked God but complained that the part of the money he had asked was missing.
चिट्ठी में लेंचो ने ईश्वर को धन्यवाद तो कहा था, लेकिन जिसका उसने कंप्लेन भी करा था, है ना, कि मैंने जितने भी पैसे मांगे थे वो सारे पैसे मुझ तक नहीं पहुंचे। He asked God to send the remaining amount as soon as possible as we needed it badly, but not to send through the post office, calling its employees a bunch of fools. और उस चिट्ठी में उसने ये भी लिखा कि जल्द से जल्द मेरे जो 30 पैसे जो आपके पास बनते हैं, जो मुझे नहीं मिले हैं, वो आप मुझे जल्द से जल्द भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इन पैसों का जरूरत है। और साथ ही साथ उसने ये भी लिखा कि ईश्वर, इस बार ये पैसे जब आप भेजें तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू से आप ना भेजें, बल्कि डायरेक्टली मुझे भेजें, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं ये सारे के सारे क्रुक्स हैं, ठग हैं, चोर हैं। क्योंकि उसको ये संदेह था उसको कि उसके जो 30 पैसे जो मिसिंग है, जो 30 पैसे उसको कम मिले हैं 100 पैसों में से, ये भगवान ने पूरे पूरे होंगे, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज है, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन वगैरह, सबने मिलके इस 30 पैसों को चुरा लिए होंगे, है ना। तो यहीं पे हमारा आज का कहानी होता है खत्म। तो यहाँ पे एक आयरनी काइंड ऑफ सिचुएशन है कि जिसने मदद किया, जिसने उसको मदद किया पैसों से उसकी जरूरत के समय, उसी को लेंचो ने चोर का बदनाम दिया, चोर का नाम दिया। ठीक, कहानी हम लोगों का यहीं पे खत्म होता है। ठीक, अभी आगे हम पढ़ेंगे लर्निंग वैल्यूज के बारे में। लर्निंग वैल्यूज मतलब इस कहानी को पढ़ के हमको क्या सीख मिलता है। A story, a letter to God, teaches us the power of unshakable faith and the importance of kindness and generosity and the irony of human misunderstanding. इस कहानी में हमको बहुत सारे चीजें हमको सीखने को मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहले अनशेकेबल फेथ, किसी भी चीज के ऊपर, भगवान हो, है ना, किसी भी हमारा कोई दोस्त हो, है ना, तो हमको किसी के ऊपर भी अटूट विश्वास अटूट हो, जो आसानी से टूट जाए वो विश्वास ही कैसा है कि। साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड जेनरसिटी, कि मन में दया का जो भाव है वो हमारे मन में रहे, स्पेशली टुवर्ड्स दोज पीपल whom we know that they won't be able to help us back, है ना। वो वैसे इंसान, उनको हमको मतलब मदद करने के लिए हमको हमारे मन में दया का भाव, हमारे मन में वो भाव हमेशा रहना चाहिए, जिन स्पेशली उन लोगों के बारे में जिनके बारे में हमको पता है कि ये लोग कभी भी हमारे हेल्प को पे बैक नहीं कर पाएंगे। जब हमारा जरूरत पड़ेगा शायद वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को ज्यादा मतलब हमारे मन में वो काइंडनेस और वो भाव रहे, है ना। और साथ ही साथ आयरनी ऑफ ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग, कि लोगों में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गलतफहमी अगर हो, तो उसका मतलब आगे चल के उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, इसमें हमको दिखने को मिलता है। इट रिमाइंड्स अस दैट व्हाइल फेथ कैन गिव होप, हमको भरोसा अगर है तो उससे हमको मिलता है आशा, है ना। ब्लाइंड ट्रस्ट विदाउट क्लैरिटी मे लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, और वहीं पे अगर किसी भी चीज के ऊपर अगर अंधविश्वास है, ब्लाइंड ट्रस्ट, है ना, तो उससे आगे चल के जन्म लेता है क्या, गलतफहमी। और गलतफहमी से क्या होता है, आगे चल के लोगों में बसे हुए तो लोगों में के अंदर जो अच्छे जो भाव है ना, जो दया, करुणा, ऐसे जो भाव होते हैं, एक दूसरे को मदद करने का जो भाव होता है, वो भी शायद हम लोग देख ना पाए, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमारा स्वार्थ, है ना, गलतफहमी, इन सारी चीजों का अस्थि बंधा रहता है। क्लियर हुआ। तो जीएल पॉइंट्स जो है ए लेटर टू गॉड उन्होंने लिखा था, उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का भी उपयोग किया है, यूज किया है अपने चैप्टर में, टू एक्सप्लेन द चैप्टर इन अ बेटर वे, इन अ मोर इंटरेस्टिंग वे, है ना। सबसे पहले आते हैं मेटाफर। व्हाट इज मेटाफर नाउ? मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू अनदर विदाउट यूजिंग लाइक और एज। कि मेटाफोर क्या होता है कि जब दो चीजों में रिलेशन समझाया जा सके, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे चीज का हम लोग मतलब लेते हैं, लेकिन बिना लाइक या तो एस का यूज करे हुए। जैसे कि इट इंप्लाइज दैट वन थिंग इज अनदर इवन दो दे आर डिफरेंट। दोनों चीजों में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई उसमें कोई कंपैरिजन होने का कोई चांस ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी टू सजेस्ट ए शेयर्ड क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, है ना। मेटाफर्स क्रिएट विविड इमेजरी
and depth of description by linking unfamiliar ideas to familiar experience. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा हमको. It was during the meal that, as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. तो जब खाने का समय हुआ था तो लेंचो, वो लोग जब खाने का समय जब खाने के लिए बैठने वाले थे तो लेंचो ने प्रेडिक्ट किया कि बारिश आएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी कोने से उसको दिख रहा था क्लाउड्स फॉर्म हो रहे थे. कैसे क्लाउड्स? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, पर्वत जैसे विशाल, है ना, क्लाउड जो है वो अप्रोच कर रहे थे, मतलब आगे चलते आ रहे थे, है ना, जिससे समझ में आ रहा था आगे चल के बारिश होने वाला है. तो यहाँ पे जो माउंटेन जो है, माउंटेन आसमान में तो माउंटेन रह नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन माउंटेन जो शब्द है इसका लिटरेचर में यहाँ पे लिटरेरी मीनिंग, यहाँ पे क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस में इसका मीनिंग क्या है कि मैसिवनेस ऑफ द क्लाउड्स. जो क्लाउड्स है वो कितने ज्यादा बड़े थे उसको समझाने के लिए यहाँ पे माउंटेन शब्द का यूज करा गया. ये यहाँ पे एक मेटाफर. दूसरे में आते हैं, अभी आते हैं सिमिली. व्हाट इज सिमिली? ए सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. मेटाफर और सिमिली जो है लगभग सेम ही है, लेकिन मेटाफर में क्या होता है, हम लोग लाइक या तो एज यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली एक चीज को दूसरे चीज से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, जैसे माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, है ना. तो लेकिन सिमिली में क्या होता है, लाइक या तो एज का हम लोग उपयोग यूज करके दोनों चीजों में कंपेरिजन हम लोग करते हैं. जैसे कि एग्जांपल में देखें तो It's during the meal that, as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. They looked like, जो बारिश के जो बूंदे हैं, they looked like new coins. Like शब्द का यूज हुआ है ना. तो like या तो as जब यूज होता है वो कहेंगे क्या हम लोग, सिमिली. क्या कहेंगे? सिमिली. ठीक है, याद रखना बस ये चीज. ठीक. So this simile, the big drops of rain were like new coins, shows how Lancho sees rain as symbol of money and prosperity. चाहो तो आप इसको मार्क करके रख सकते हो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप यहां से भी चाहो तो इसका जवाब दे सकते हो. जवाब यही होगा, है ना. ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए 1 मार्क का, एमसीक्यू आए वो ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई आए, आप दे सकते हो उसका जवाब. ठीक. अभी आते हैं सिंबलिज्म. The letter itself acts as a symbol of Lancho's hope and unshakable faith in God. The destruction of the crops by the hailstone symbolizes the unpredictability of nature and the hardships faced by farmers. Symbolism. इस चैप्टर में सिंबलिज्म कौन कौन से यूज करे गए हैं? सबसे पहले तो आता है जो चिट्ठी था, लेटर, जो चिट्ठी लेंचो ने ईश्वर के नाम पे लिखा था, वो चिट्ठी अपने आप में एक सिंबल है. किस चीज का? विश्वास का. ईश्वर के ऊपर ना टूटने वाला अटूट विश्वास का एक सिंबल है ना. साथ ही साथ जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो डैमेज हुआ था, जो डैमेज जो हुआ था लेंचो का, उसका जो मतलब जो पूरा साल भर का जो मेहनत बर्बाद वगैरह जो बर्बादी उसके साथ जो हुआ ना, वो किस चीज का सिंबल है, वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? ये कहता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर. नेचर जो है हमारा जो प्रकृति है ये अनप्रेडिक्टेबल है. बोल नहीं सकते कब क्या हो. अभी धूप खिला हुआ है, शाम तक बारिश हो सकता है, आधे घंटे बाद बारिश हो सकता है, कह नहीं सकते, है ना. यही होता है, और जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा सहना पड़ता है ना. फिर आते हैं इमेजरी. इमेजरी क्या होता है? ये एक लिटरेरी डिवाइस है ना. डिवाइस दैट यूजेस विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल पिक्चर इन द रीडर्स माइंड. इमेजरी होता है, इमेजरी की मदद से हम जब कोई भी कहानी पढ़ते हैं, तो कोई भी कविता पढ़ते, कोई भी कुछ पढ़ते हैं हम लोग, तो हमारे अंतर मन में, हमारे मस्तिष्क में उस घटना का, उस कहानी का एक पिक्चर, एक छवि बनता रहता है, और जिसकी वजह से कहानी को, कविता को या तो साहित्य को, जो भी है चीज, उसको समझने में हमको बेहतर महसूस होता है, बेहतर तरीके से हम उसको समझ सकते. क्लियर हुआ? अभी आते हैं फोरशैडोइंग. It is a literary device used by writers to give hints or clues about events that will happen later in the story. It builds suspense and prepares the reader for what is to come. Foreshadowing है वो सारे शब्द, वो सारे घटनाएं जिससे आगे होने वाले कहानी में आगे होने वाले घटनाओं का एक पूर्वाभास हमको मिलता है, लेकिन पूरे क्लियर तरीके से पता नहीं चलता आगे चल के क्या होने वाला है, जिसकी वजह से जो पाठक जो है
जो रीडर जो है वो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, कहानी के साथ अंत तक जुड़ा रहेगा, चिपका रहेगा, बैठा रहेगा, ताकि वो अंत तक उसको पढ़े। सस्पेंस जैसे कि मूवीज वगैरह में होता है कि नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल जैसे कि लैंचो केयरफुली ऑब्जर्व द स्काई सेइंग इट इज ड्यूरिंग द मील दैट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। तो यहाँ पे उसने क्या किया, बारिश का वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बारिश का वो कर रहा था ऐसा कि बारिश होगा, उसका फसल आ जाएगा, मतलब फसल उसका अच्छा होगा, अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छे पैसे पैसे आएंगे इस साल, है कि नहीं। लेकिन बारिश के साथ हेल स्टॉर्म होने का चांस, कोई थंडर या तो तूफान वगैरह, है ना, ऐसा आने का चांस जो था, वो उसका उसने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब उसने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और आगे चल के वही वो आयरनी। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपेंस। जब कुछ सोचा जाए उसके ऑपोजिट में हो जाए। जैसे कि यहाँ पे क्या था, कहानी में क्या हुआ था, पोस्ट मास्टर ने मदद किया और एक्सपेक्ट भी किया, शायद एक्सपेक्ट कुछ अप्रिसिएशन मिले, अच्छे मैंने अच्छा काम किया, है ना, किसी जरूरतमंद का मैंने मदद किया, हम सबने मिलकर मदद किया। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के ठीक ऑपोजिट में क्या हुआ, उनको ही चोर का नाम मिला। ठीक, वो होता है आयरनी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज, है ना, लेंचो राइट्स लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू सर्वाइव। द पोस्टमास्टर एंड अदर एम्प्लॉइज टच्ड बाय हिज फेथ they collected money and send him 70 pesos signing as God. But instead of being grateful, Lencho becomes angry and distrustful, believing that God sent the full amount but the post office employees stole the rest. ठीक, तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है, आज का जो लेसन है, यहीं पे खत्म होता है। यहाँ पे हम लोगों ने आज चैप्टर को, कहानी का जो पूरा जो कहानी था उसको थोड़ी आसान भाषा में हमने समझने का कोशिश किया। पूरे चैप्टर का जो इनर मीनिंग जो समरी था उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा और समझने का कोशिश किया। आई होप आप लोगों को इससे मदद मिला होगा। हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा, पार्ट 2 जो आएगा, हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 वीडियो में जो आएगा उसमें हम लोग इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए जरूरी होंगे। तो आज का ये वीडियो, आज का ये लेसन अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी उसका मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।